नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है और थोड़ी देर में रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुग्रीव कला किला जो है वो सुग्रीव किला पहुंचेंगे और सुग्रीव किला में राजगोपुरम का करेंगे मुख्यमंत्री उद्घाटन और राजगोपुरम में स्थापित मूर्तियों का अनावरण करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और रामलला के लिए दर्शन के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री और 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुग्रीव किला पहुंचेंगे और सुग्रीव किला में राजगोपुरम का उद्घाटन करेंगे। राजगोपुरम में स्थापित मूर्तियों का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम की तैयारी, क्या कुछ उनका प्रोटोकॉल, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर? आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम जो है वो 5 बजे के करीब वहाँ सीधे जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए जाएंगे और रामलला का दर्शन करने के उपरांत जो है 2:50 जो विनय, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। हम फिर आपसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री वो पहुंचेंगे और वहां पर यानी 3 बजे सुग्रीव किला मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और राजगोपुरम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजगोपुरम में स्थापित जो मूर्तियां हैं उनका अनावरण करेंगे। तो विनय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अभी लगभग 2:05 के करीब जो है राम के हेलीपैड पे उतरेगा और वहां से सीधे जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए सीएम योगी वहां पे पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है श्री रामलला का मंदिर का पहुंच करके रामलला का दर्शन करने के उपरांत जो है वहाँ 2:50 पे जो है सुग्रीव किला पहुंचेंगे। वहाँ पे मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है और कार्यक्रम करने के बाद जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जो विकास कार्य अयोध्या में चल रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट देंगे और अधिकारियों के साथ जो कानून व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पे भी बैठक सीएम योगी करेंगे। तो इस तरीके से माना जा रहा है उनका कार्यक्रम लगभग 1:50 का है और 3:55 के करीब जो है वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी विनय, एक तरफ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा। ये कुछ मतलब ये दौरा जो है वो कुछ संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है या वाकई में मुख्यमंत्री का ये पहले से स्थापित पहले से तैयार किया हुआ ये उनका दौरा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार अनवरत आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी का जो ये दौरा है वो काफी अहम भी माना जा रहा है। जिस तरीके से 9 सीटों पे जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और इसी के बगल जो है अकबरपुर सीट की कैटेगरी है तो उस विधानसभा में भी वोटिंग चालू है। इस तरीके से माना जा रहा है कि सीएम योगी जो है भगवान रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और 9 सीट पे जो है विजय हासिल करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना भी भगवान श्री राम से करेंगे। इस तरीके से उनका दौरा जो है अहम भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो सुग्रीव किला का जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है वो भी अहम है क्योंकि जो है जब रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान जो है आंशिक भाग जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें मूर्तियां भी कुछ खंडित हुई थी। इसी को जो है बना करके जो है आज अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा। विनय, तो कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और रामलला का दर्शन कब करेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी जब वो जाएंगे तो हनुमानगढ़ी कितने बजे पहुंचेंगे, मूर्तियों का अनावरण कैसे किया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वहां से 2:15 के करीब जो है हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी पे जो 15 मिनट वहां पे रुकेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 2:50 के करीब 2:30 के करीब में जो है वो सीधे रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ पे 20 मिनट रुकने के बाद 2:50 पे जो है सुग्रीव किला यहाँ पहुँच करके जो है मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम यहाँ सीएम योगी द्वारा किया जाएगा।
विनय, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पहुंच रहे हैं या उनके साथ और भी कोई नेता है जो अयोध्या पहुंच रहे हैं? जी नहीं, मुख्यमंत्री अकेले ही वहां पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। एसएसपी द्वारा जो है तमाम पुलिसकर्मी जो विदाउट वर्दी भी लगाए गए हैं, एटीएस के जवान भी वहां पे तैनात हैं। और राम मंदिर पे जो सुरक्षा व्यवस्था वो पहले से पुख्ता का इंतजाम काफी तगड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे पाक और चौवन रहती है। तो सुरक्षा पूरी तरीके से जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पे यहाँ पे है। ठीक है विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर में रामकथा पार्क हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और इसके बाद मुख्यमंत्री का जो पहले से तय उनका पूरा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री वहां पर समयानुसार पहुंचेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, यानी कि वो अधिकारियों को कह रहे हैं कि सत्ता का प्रतिनिधि ना बने। जो अधिकारी बेईमानी करा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी और उनकी नौकरी जाएगी। तो ये अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर। वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो बेईमानी ना करे, वरना जो अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी, उनकी नौकरी जाएगी। तो ये अखिलेश यादव एक तरीके से बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने चेतावनी भी दे दी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने और जो अधिकारी बेईमानी करा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का इतना बड़ा आरोप, क्या कुछ मायने हैं इन आरोप के? देखिए स्वयं जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया था कि इस दौरान कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार गड़बड़ी करा सकती है। और इस मामले की शिकायत लगातार समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख करते चले आ रहे हैं। आज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई वीडियो शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मांग किया कि कुछ पुलिसकर्मी मतदान करने से रोक रहे हैं, चाहे कुंडरकी विधानसभा हो या फिर कटेरी या मीरापुर या सीसापुर। इसको लेकर जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव आक्रामक हुए और आज ही आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रशासन रवैया अपना रहा है उनकी लिस्ट कार्यकर्ता तैयार करें, उन्हें देखा जाएगा। और बड़ा आरोप और हमला भी बोला है सरकार पर, कहा है कि सरकार चुनाव हार रही है, बेईमानी के बल पर जो है बीजेपी सीटें जीतना चाहती है, लेकिन जनता पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं, जनता जवाब देगी। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का यह हमला आसिफ, ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, मतलब किस तरीके का रवैया अधिकारी अपना रहे हैं, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से उनके नाम नोट किया जाए और इसके बाद ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जो अधिकारी बेईमानी करा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। मतलब किस तरह का रवैया अधिकारी अपना रहे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? देखिए स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना साफ है, जिस तरह से कुछ वीडियो आए और बड़ा आरोप लगा कई विधानसभा क्षेत्रों से कि पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रहा है, कहीं ठीक है, फर्जी पहचान। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अखिलेश यादव विधायक समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक तरफ उपचुनाव की वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, मतलब किस आधार पर ये कह रहे हैं? जी बताइए। जहाँ भी उपचुनाव चल रहे हैं, हाँ, सभी जगहों से जो रिपोर्टिंग आ रही है, हाँ, जगह जगह पुलिस वाले मतदाता हाँ, सूची में नाम के नाम पर
और पहचान पत्र के नाम पर लोगों को रोक रोक करके हाँ जगह जगह तंग कर रहे हैं, वोटिंग में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हाँ तो प्रशासन वोटिंग कराने के लिए होता है कि वोटिंग रोकने के लिए होता है? तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस के लोग नेता बनकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जगह जगह वोटिंग में व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो उनका नाम गाम याद रखा जाएगा। ठीक है अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आशीष वर्मा हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ प्रशासन पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन है ना, ये सत्ता का प्रतिनिधि ना बने। देखिए, अब जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, हाँ अखिलेश यादव जी को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, तो उनको ये भी अनुभव हो गया होगा कि यहाँ पे परिणाम क्या रहने वाले हैं। हाँ। और शायद वो आगामी परिणाम से चिंतित हो रहे हैं, इसलिए पहले से ही एक फेस सेविंग ये स्ट्रेटजी है कि हम प्रशासन पर और यहाँ तक कि मीडिया पर भी आरोप लगा दें कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से ये आरोप निराधार है। हाँ। जनता ये प्रजातंत्र के उत्सव में अपना मतदान करने के लिए निकली है। हाँ। भय का कोई माहौल नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मदद में है। शुचितापूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए वो संकल्पित है। अब कोई बूथ पर समाजवादी पार्टी के लोग कोई दबंगई करेंगे या कुछ अनधिकृत कार्य इलीगल कुछ करना चाहेंगे तो पुलिस उसके लिए है, उनको रोकेगी। जो उनकी कल्चर रही है उसके लिहाज से अगर वो कार्य करना चाहते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर शुचितापूर्ण ढंग से चुनाव हो। नहीं तो आशीष जी, सभी कहाँ दबंगई की जा रही है? कौन सी सीट पे दबंगई किया जा रहा है, बताइए। दबंगई मैं ये कह रहा हूँ, दबंगई कहीं नहीं हो रही है। ये जो उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ रहा है, उनकी सरकारों में ऐसा होता रहा है तो इसके लिए अभ्यस्त रहे हैं वो लोग। तो फिर अखिलेश जी बताएंगे। अखिलेश जी ये बताइए कि कौन सी सीट पर आपको लग रहा है कि प्रशासन जो है वो सत्ता का प्रतिनिधि बना हुआ है, तो आपको तो बताना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हाँ सारी जानकारी ले रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ। और उनको चुनाव का अनुभव भी है। हाँ। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग मतदाताओं के रास्ते पर गड्ढे खोद करके मिट्टी डाल करके और बैरिकेडिंग कर रहे हैं ताकि कोई मतदाता निकलने न पावे। विशेष रूप से जहां मुस्लिम भाइयों के मोहल्ले हैं, महिलाओं को उनका बुर्का उठवाने की बात की जा रही है। पहचान पत्र के नाम पर उनके पहचान पत्र लेकर के रखे जा रहे हैं, लोगों को लाइन से भगाया जा रहा है। ये कौन करा रहा है? तो दबंगई तो पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं, सरकार करवा रही है। सरकार चुनाव कराने के लिए कराती है, चुनाव रोकने के लिए काम करती है। नहीं तो अखिलेश जी, तो निश्चित तौर पर जो लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन के लोग अगर चुनाव में इंटरेस्टेड हैं, इनको व्यवस्था से में इंटरेस्ट लेना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात करनी चाहिए। तो यह लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतित हैं और काम कर रहे हैं तो सबको याद रखा जाएगा। सब लोग जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, समय आएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। नहीं तो अखिलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बुरके वाली बात आपने की थी, इलेक्शन कमीशन को आपने बकायदा चिट्ठी लिखा था, क्या कुछ रिस्पांस आया इलेक्शन कमीशन का आपके इस चिट्ठी का? इलेक्शन कमीशन जिस तरह की काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अपने आप से अपनी मर्यादा पे धब्बा लगा रहा है। वह सरकार का चाकर हो गया है। निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई आपका चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था हो जाती तो फिर क्या पूछना था? अच्छा, इस तरह से चुनाव का ही होता है। जबरदस्ती आप सबको वोट नहीं करने दोगे, फिर क्यों वोट करा रहे हो आप? इसका ऐलान कर दो। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन को आपने अपने पाले में कर लिया है, प्रशासन आपके पाले में है, आप इनके मुस्लिम वोटर जो मतदाता है उनको आप धमका रहे हैं, उनके घर के आगे गड्ढा खोद रहे हैं, उनको जो है जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनका जो है आप बुर्का उठाकर उनका चेहरा देख रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से रवैया अपना रही है, कह रहे हैं ये जो गड्ढा खोदने और बैरिकेड करने वाला बयान है इनका, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और जहां तक बात है कि बुर्का हटाने वाले, ये पहले से भी रहा है। वो मतदाता पहचान पत्र में अगर वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर को लगता है कि जो वोट डालने आया है उसकी पहचान होनी चाहिए, तो ये एक विधिगत प्रक्रिया का हिस्सा है। ये पहले भी रहा है। और रही बात विश्वास की, तो इनको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इनको जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। और अभी इन्होंने प्रवक्ता ने कहा कि हमें निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। तो जब देश की इन संस्थाओं पर इनको भरोसा नहीं है तो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जब भी रहेंगे तो यही संस्था, तो निर्वाचन आयोग ही तो चुनाव कराएगा। जी, भरोसा करना ही पड़ेगा इन पर। एक बूथों पर 50-50, 60-60 आदमी को चिन्हित करके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमदर्द हैं उनको लाल कार्ड जारी किया जा रहा है। रात में पुलिस लगा करके उनको घरों से उठाया जा रहा है। ये चुनाव
कौन करवा रहा है? इस तरह से चुनाव का ये चुनाव की मर्यादा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, जो पहले भी होता रहा है। अगर आप वोट ही ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। आप रात में पुलिस लगा करके लोगों को शिवम जी, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं, ये हमेशा से होता रहा है। तो इस चुनाव से पहले एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड। अखिलेश जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, इतना हंगामा तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं हो सका जी। मेरे पास जो समाचार आ रहे हैं, गड्ढा खोदने के, रास्ता बंद करने के, बैरिकेडिंग करने के, वो कहाँ से आ रहा है? समाचार माध्यमों के ही तो माध्यम से आ रहा है, हम तो देख नहीं रहे हैं। आप ही लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, तो आप ही लोग फैसला कर दो ना कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि मीडिया के लोगों को भी इस बात की जानकारी आपको क्यों लग रहा है ऐसा प्रशासन क्यों कर रही है? भाई मैं तो समाचारों के माध्यम से ही सुन रहा हूँ ना। नहीं तो अखिलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, आपके वोटर हैं, जो वोट देने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? बहुत ही दुर्दिन है और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत चुनाव हुए इस देश के अंदर, तमाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखे गए, लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न इतिहास में पढ़ा गया, न किसी को सुना गया, न किसी को देखा गया। इतनी तानाशाही और दम इतने अहंकार में नहीं हुआ करता है, सरकार चलाई जाती है। नहीं तो अखिलेश जी, मुझे ये अपने अध्यक्ष जी का ये बयान जो दिए हैं उसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। ये जो कह रहे हैं कि जो अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी और उनकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी क्यों चली जाएगी? नौकरी के लिए थोड़े ना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चली जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं सबको याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा, इसका क्या मतलब है? थोड़ा अखिलेश जी समझाइए, याद रखा जाए क्या होता है? याद रखा जाएगा, समय आने पर उनके साथ कार्रवाई होगी। जो लोग बेईमानी करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, लोकतंत्र में व्यवधान पैदा करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आशीष जी, समझा आपने इनका, अखिलेश जी के बात का मतलब समझा कि जब समय आएगा तो हिसाब किताब किया जाएगा। बार बार मुस्लिम वोटर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं ये भी एक इनके प्रचार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इनको लगता है कि सारा मुस्लिम समाजवादी पार्टी को ही वोट करने जा रहा है। पढ़ा लिखा जो मुस्लिम समाज है, जिसको देश की चिंता है और जिसने विकासों को देखा है, वो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं इसको मान के ना चले। वो समझदार है, वो देश के बारे में सोचता है, तो वो भाजपा को भी वोट करने के लिए लाइन में लगा है। ये आप ये क्यों कर रहे हैं कि जो जिन्होंने बुर्का पहना है वो समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं तो आशीष जी, ये तो आप फिर अधिकारियों के साथ पूरा नाइंसाफी हो जाएगा। वो कह रहे हैं जब हम आएंगे तो हम सबका हिसाब किताब बराबर करेंगे, आपके चक्कर में उनकी नौकरी चली जाएगी। आप ये देखिए, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है हिसाब किताब करना। और हम तो ये समझते हैं कि जो मशीनरी होती है वो जो नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करने के लिए और जनता को उससे कितना फायदा हो, जो सरकार की नीतियां हैं उसको उससे जनता को लाभान्वित करने के लिए होती हैं और उसके लिहाज से उनको काम करना है। अब ठीक करना, हिसाब किताब करने का मतलब तो अखिलेश जी ही बता सकते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला। उनका बयान है, उसकी व्याख्या वही कर सकते हैं। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अखिलेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आसिफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सारी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह कहा कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो सत्ता का प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी जो इनके खिलाफ हैं, ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों की नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं।
मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके पीछे हंगामा आप देख रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, अपने वो कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि इनके नाम और पदनाम, यानी कि इनके नाम क्या है और ये किस पद पर विराजमान है, ये आप नोट करिए। क्योंकि जब समय बदलेगा या एक तरीके से कहें कि माहौल बदलेगा तो हिसाब किताब इनका भी होगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ उपचुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वो बाहर निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, उन्हें परेशान किया जा रहा है क्योंकि इनके खुद को तो वोटर निकल नहीं रहे हैं, जो हमारे निकल रहे हैं उनको ये परेशान कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से ये उपचुनाव पूरे गहमागहमी और सियासत के 7वें आसमान या सियासत की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद के 397 यानी क्रमांक मझवा विधानसभा के उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान कड़ी सुरक्षा में आरंभ होगा। मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ होकर शाम 5 बजे तक होगा और मतदान के लिए मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, एसपी अभिनंदन उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम वित्त और राजस्व शिव प्रताप शुक्ला ने कई बूथों का निरीक्षण किया। तो वहीं 11 बजे तक 20.41% मतदान हो चुका है। तो ये यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मझवा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह, भारी जोश दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक लगभग 21% के आसपास मतदान हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ कमलेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, कैसी चल रही है वोटिंग? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? विस्तार से बताइए। देखिए, मझवा विधानसभा 397 का जो आज उपचुनाव होना है, उपचुनाव हो रहा है, वही बता दें सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लग के अपनी बारी में इंतजार किए और उन्हें सफलतापूर्वक अपना मतदान किया है। वही बता दें इस समय हम मौजूद हैं मिर्जापुर के जो मझवा विधानसभा है, वहाँ गोपालपुर गांव में। यहाँ पर सुचारू रूप से जो सुबह से ही मतदान लोग करते चले आए, लेकिन इस समय जो है कि इसमें जो वर्तमान समय है, यहाँ पर जो है कि आराम से लोग 1-2 लोग करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ जो सुबह की मात्रा ज्यादा थी, अब इसमें हो नहीं पा रहा है इतनी भीड़ में, क्योंकि जो खेती का समय चला, लोग धान की कटाई में और धान की रोपाई उसमें जो कि पटकने में लगे हुए हैं, लोग खेती बाड़ी में लगे हुए, इसलिए अब जो देखा जा सकता है कि 4 बजे 3 बजे के बाद जो है काफी भीड़ होने की संभावना है। इस समय जिस गांव में है, लोगों का कहना है कि जो है कि हमारे विकास के जो मुद्दे हैं, विकास की वजह से जो है कि हम लोग मतदान करने आ रहे हैं। इससे पहले का काफी विकास हमारे गांव में नहीं हो पाएगी। कमलेश, सवाल ये है कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, उस पर कई सीटों पर यह हंगामा हो रहा है कि वोटर्स को आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ मझवा विधानसभा सीट पर तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है। देखिए, मझवा विधानसभा की जो सीट है, जिस समय जहां मौजूद है, यहाँ पर सुचारू रूप से तो हो गया, लेकिन कठवा का जो कई ऐसे बूथ है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने लेटर पैड पर जो है कि बताया है कि वहां पर पुलिस के द्वारा कई लोगों को थाने पे उठा के ले गए और वहां पर मतदान नहीं करने दे रहे। प्रजापति, मुसलमान और यादव लोगों को जहाँ मतदान करने से काफी समय से रोका गया है। समाजवादी पार्टी में जो है कि ठीक है। कमलेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हम दिन भर आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्या कुछ वोटिंग का माहौल है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश, हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी की 9 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है और मझवा सीट पर 11 बजे तक लगभग 21% तक मतदान हो चुका है और अभी तो मतदान शुरू हुआ है। अब देखना है ये आंकड़ा कहां तक जाता है। फिलहाल खबर इंडिया वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।